तो वहां विधानसभा चुनाव बड़ी चुनौती बन सकते थे अगर इन उपचुनावों में बीजेपी की जो कमजोर है वो ढीली रह जाती। तस्वीरें देखिए। तो देखिए, जीत के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी का रोड शो जाहिर तौर पर केदारनाथ में जबरदस्त जीत हासिल की है। यहां पर बीजेपी ने और आशा नौटियाल जो कि केदारनाथ से जीती हैं। और बात करें कांग्रेस की तो मनोज रावत जो कि कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए थे वो हार गए हैं वहां से। अब ऐसे में बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल तो था ही, लेकिन वहीं कांग्रेस भी अपने लिए जीत का आधार तलाश रही थी। लेकिन केदारनाथ सीट पर क्योंकि बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया है तो अब ये रोड शो, भव्य रोड शो आयोजित किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री धामी रोड शो में शामिल, उनके साथ में अन्य मंत्री और नेता भी दिखाई दे रहे हैं। जीप पर सवार है, लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, जनता मौजूद हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। देखिए, केदारनाथ सीट हालांकि क्योंकि इस पर इनसे पहले भी यानी कि आशा नौटियाल अब बीजेपी की तरफ से जीत गई है, लेकिन इनसे पहले भी बीजेपी का ही कब्जा था। ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो बीजेपी के लिए ये जो चुनौती है ये थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फैजाबाद में जो अयोध्या सीट हारी थी यानी कि फैजाबाद जो सीट हारी थी बीजेपी लोकसभा चुनावों में, उसके बाद ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही थी कि बीजेपी उन्हीं जगह पर नहीं जीत पा रही है जिसका मुख्य तौर पर कहा जाता है कि कहीं ना कहीं एक एजेंडा बनाकर वो चलती है। चाहे अध्यात्म स्थानों की बात हम करें तो ऐसे में राम मंदिर को आप ले लीजिए, बद्रीनाथ क्योंकि चुनाव हार गई, ऐसे में ये जो पोर्ट्रे किया जा रहा था कि बीजेपी उन्हीं जगहों पर नहीं जीत पा रही है जिसको अभी तक लेकर वो अपने एजेंडे के साथ में चली है। ऐसे में केदारनाथ सीट जीतना बहुत जरूरी था। अजीत राठी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अजीत, क्योंकि मुख्यमंत्री धामी रोड शो में दिखाई दे रहे हैं, जाहिर तौर पर एक अलग ही खुशी है। ना सिर्फ ये खुशी केदारनाथ चुनाव जीतने की है, बल्कि देखिए हम ज्यादातर देखें तो चुनावों में कई जगह चुनाव थे, उत्तर प्रदेश की भी अगर सीटों की बात करें जबरदस्त प्रदर्शन बीजेपी ने किया है। केदारनाथ सीट तो जीत ही गई है, लेकिन कार्यकर्ताओं में उत्साह और मुख्यमंत्री के चेहरे पर एक अलग ही संतोष दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा, क्योंकि जैसे धर्म स्थलों के नाम आपने गिनाए हैं कि अयोध्या और बद्रीनाथ में चुनाव हारने के बाद जो नैरेटिव विरोधी दलों ने तय किया था कि अब केदारनाथ भी हार जाएंगे, तो वो नैरेटिव आगे बढ़ने से रुक गया है। और ये चूंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये वन मैन शो था। ये केवल पुष्कर सिंह धामी क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर वहां चुनाव लड़ रहे थे, उनकी बदौलत जो जीत मिले, चूंकि मैक्सिमम बीजेपी के नेता नहीं चाहते थे कि ये केदारनाथ सीट जीती जाए, क्योंकि पॉलिटिकल अस्थिरता इन फाइटिंग तमाम जगह होती है। लेकिन काफी कठिन था, लेकिन फिर भी एक बड़े मार्जिन से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का चुनाव जीत जाना, ये केवल और केवल इसका क्रेडिट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जाता है। क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा नैरेटिव बन गया था चुनाव में ग्राउंड पर कि पुष्कर सिंह धामी वर्सेस कांग्रेस हो गया था। तो भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रत्याशी वो पहले भी विधायक रह चुकी है, लेकिन पूरा का पूरा क्रेडिट डिस्क्रेडिट पूरा मुख्यमंत्री के खाते में आ रहा था। तो इसलिए मुख्यमंत्री ने खुद को वहां एक बार ये भी ऐलान किया कि जब तक यहाँ कोई विधायक निर्वाचित नहीं होता तो मैं यहाँ के विधायक के रूप में यहाँ के लोगों की सेवा करूंगा। वो सेंटिमेंटली कई चीजें समय समय पर हुई और मुख्यमंत्री ने इस पूरे चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाते हुए ये सब चीजें सामने रखी और लगातार वहां कैंपेनिंग की और ये सीट जीतकर अपने पार्टी के भीतर अपने विरोधियों के मुंह भी बंद कर दिया और कांग्रेस को भी करारा जवाब दिया है। तो इसीलिए ये चुनाव, क्योंकि केदारनाथ धाम प्रधानमंत्री के बेहद नजदीक है और प्रधानमंत्री की निगाह भी इस चुनाव पर टिकी हुई थी। भले ही उत्तराखंड जैसे छोटे स्टेट की एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी पर उपचुनाव हो रहा हो, लेकिन ये भी आज उतना ही महत्वपूर्ण था जितने बाकी चुनाव थे। लेकिन अजीत, एक बात और, ये ना सिर्फ मुख्यमंत्री धामी की प्रतिष्ठा का सवाल था, बल्कि ये कहीं ना कहीं जो जुड़ाव है प्रधानमंत्री मोदी का केदारनाथ से और जिस तरीके से उनका लगाव हमेशा से दिखाई दिया है यहाँ आने जाने से और यहाँ विकास की चीजों को लेकर, ऐसे में ये प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी थी। इस सीट को प्रधानमंत्री मोदी से सीधे जोड़कर देखा जाता है। बिल्कुल, जैसा मैंने अभी आपको बताया, आपके माध्यम से मैंने अपने दर्शकों को बताया कि ये पूरी की पूरी सीट प्रधानमंत्री से जोड़ ली गई थी। और चूंकि बद्रीनाथ से सबक लेते हुए मुख्यमंत्री ने अपनी स्ट्रेटेजी को इस बार चेंज किया। चुनाव के लिए उन्होंने माइक्रो मैनेजमेंट किया, मंडल स्तर पर बिल्कुल जो छोटे छोटे मंडल भाजपा के होते हैं वहां पर मंत्रियों की तैनाती की, संगठन के तमाम लोगों को वहां उतार दिया। एक बार ये भी हुआ कि यहाँ वीआईपी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन लो प्रोफाइल में रहकर सभी को काम करने के निर्देश दिए गए।
और मुख्यमंत्री अपनी स्ट्रेटेजी में अंततः सफल हुए और केदारनाथ को एक हार को लेकर के जो लोग जिस तरह का नैरेटिव तैयार कर रहे थे वो नैरेटिव भी तैयार होने से बच गया और इस जीत का पूरा श्रेय मुख्यमंत्री को जाता है। जी इसके साथ ही कांग्रेस की हार की एक वजह ओवर कॉन्फिडेंट होना मान सकते हैं। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस चुनाव में चूंकि बद्रीनाथ और मंगलौर दोनों उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस थोड़ा कंफर्ट जोन में आ गई थी और दूसरा कांग्रेस में इनफाइटिंग भी थोड़ा देखी गई क्योंकि प्रत्याशी को लेकर के पहले ही जो टॉप लीडरशिप थी वो एक मत नहीं थी, तो ये भी हो सकता है कि बहुत ढंग से वहां काम ना हो। दूसरा, निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान 10,000 वोट लेकर के जाएंगे ऐसी उम्मीद कांग्रेस को भी नहीं थी और निर्दलीय प्रत्याशी ने टोटली जो नुकसान किया है वो कांग्रेस के प्रत्याशी का किया। तो इस वजह से वहां पर ये देखने को मिला है कि ये जो एक चीज थी ये कंफर्ट जोन में जाने वाली बात जो थी या लोगों की नब्ज को नहीं समझने वाली बात जो थी वो कांग्रेस को ले डूबी। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अजीत। तो देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं केदारनाथ के, जहां पर जश्न मनाया जा रहा है, रोड शो हो रहा है, तमाम कार्यकर्ता खुश नजर आ रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री धामी के चेहरे पे एक अलग ही संतोष और खुशी नजर आ रही है क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी ना सिर्फ ये थी कि उन्हें केदारनाथ में जीतकर खुद को साबित करना है, बल्कि उनके ऊपर जिम्मेदारी थी आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में ये साबित करने की कि बीजेपी पूरी तरह मजबूत है। साथ ही क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की भी प्रतिष्ठा का दाव यहां पर था, तो ऐसे में उनके लिए भी खुद को साबित उन्हें करना था और वाकई में माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए बीजेपी ने खुद को साबित किया। बता दें कि काफी वक्त से चुनाव की घोषणा से पहले से ही यहां पर तैयारियां शुरू हो गई थी बीजेपी की तरफ से और बहुत निम्न स्तर पर कह सकते हैं क्योंकि बीजेपी की तरफ से हमेशा से ये एक कह सकते हैं यहां पर कि कहा जाता रहा है कि बहुत जो निचले स्तर पर भी जो खड़ा हुआ कार्यकर्ता है वो कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में जाकर उन तक ये पहुंचाया जाए कि किस तरीके से सरकार काम कर रही है। इसी को माइक्रो मैनेजमेंट के तहत काम करना कहते हैं और यही चीज में निपुण होने के बाद बीजेपी ने केदारनाथ सीट पर जीत हासिल की है। बता दें कि केदारनाथ सीट पर आशा नौटियाल जिन्होंने जीत दर्ज की है बीजेपी की तरफ से, मनोज रावत जो कि कांग्रेस की तरफ से हार गए हैं। जैसे कि अभी हमें हमारे संवाददाता यहाँ पर जुड़े हुए थे अजीत, उन्होंने बताया कि इससे पहले जो उपचुनाव हुए थे यानी कि बद्रीनाथ और साथ ही मंगलौर में वहां पर कांग्रेस जीती थी, हालांकि उससे पहले वो सीटें कांग्रेस के पास ही थी। तो बीजेपी के पास ये कोशिश थी कि वो दोनों सीटों में से कम एक सीट तो अपने पास वो रखे, लेकिन एक भी सीट बीजेपी के पास नहीं आई, बीजेपी हासिल नहीं कर सकी। तो ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई कि अब जनता बीजेपी को नकार रही है, लेकिन केदारनाथ की जीत के बाद ये जो पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही थी कि जनता बीजेपी को नकार रही है, ये स्ट्रेटेजी पूरी तरह से फेल हो गई है क्योंकि अब कुछ कहा नहीं जा सकता है कि जनता आखिर किस तरफ है किस तरफ नहीं है। हालांकि वक्त की बात है, फिलहाल केदारनाथ में बीजेपी जीत चुकी है। आलोक पांडे हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं लाइव ज्यादा जानकारी के साथ में। आलोक, देखिए अगर हम बीजेपी के उपचुनावों को देखें तो जाहिर तौर पर बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो उम्मीद थी और समाजवादी पार्टी को जो उम्मीद थी पीडीए का फॉर्मूला, जिसके बाद यहाँ पर जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें जो समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन रहा वो शानदार रहा। कॉन्फिडेंट पूरी तरह से यहाँ पे समाजवादी पार्टी नजर आ रही थी, मेहनत बहुत ज्यादा की, प्रचार प्रसार जमकर किया गया। बीजेपी जो कि हमेशा से इसी तरह की स्ट्रेटेजी पर काम करती आई है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाली और स्पेशल 30 की टीम बनाई और वाकई में उसका प्रभाव देखने को मिला। लेकिन एक सवाल यहाँ कि समाजवादी पार्टी पीछे कहां रह गई, जो कि 2 सीटों पर आ गई है, 4 भी अपने नाम नहीं कर पाई जिस पर पहले थी। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम आपको बीजेपी पार्टी कार्यालय का जोश दिखा दें और मुख्यमंत्री के आने की तैयारी दिखा दें। 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई है और 2024 के जो प्रयोग किए गए थे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से कहीं ना कहीं उनको दरकिनार करते हुए 9 में से 7 सीटें जीती हैं और वो भी 7 सीटें ऐसी रही हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति के दम पे जीता है। देखिए हम आपको दिखाएं कैसे केशव प्रसाद मौर्य आ गए हैं, जीत का इशारा कर रहे हैं। ये देखिए ये वो तस्वीरें हैं जो मैं पहले भी कहता रहा हूं कि सीट कम नजर आ रही है, 9 सीटें आ रही हैं, लेकिन 27 के लिए 9 सीटों के चुनाव के बाद कोई और चुनाव नहीं होगा, इसलिए इस और कहीं ना कहीं इस बात की इस रणनीति को समझने की जरूरत है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा कमी कर दी थी और ऐसी कौन सी बात हो गई जो उपचुनाव में जीत गई। यहाँ पर एक बड़ी बात यह भी है कि समाजवादी पार्टी का अकेले चुनाव लड़ना भी लगता है कहीं ना कहीं भारी दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो कि
लोकसभा में लग रहा था कि उसे पिछड़ों का, ओबीसी का, जिसको कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और राहुल इस बात को समझाने में कामयाब हो रहे थे कि पीडीए का कार्ड कहा जाए या फिर जातीय जनगणना की बात कही जाए, लेकिन वो नारे या वो वादे सिर्फ वहीं तक सीमित रहे। उपचुनाव में बटेंगे तो कटेंगे, लगता है इसका बिल्कुल अरुआ है। यहाँ पे कार्यकर्ता भी नारे लगा रहे थे और निश्चित तौर पर जिस समय पे ये नारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया, उस माहौल को देखते हुए, उस बात को देखते हुए उसका इन उपचुनाव में असर हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के यूपी के चुनाव को लेकर के एक तरफ लोकसभा का 2024 का उदाहरण था, आने वाले समय में 2027 का कैसे रणनीति बनेगी, उन सब चीजों के लिए ये 9 सीटों का आकलन कहा जाता है कि अगर कोई सर्वे करना हो तो सैंपल सर्वे का साइज का अनुमान लगाना होता है। उसी तरह से 27 के लिए ये 9 सीटें का सैंपल साइज है, लेकिन महत्वपूर्ण है, अलग अलग जगहों के हैं, पश्चिम का है, पूर्वांचल की सीटें हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी कम से कम ठीक है आलोक, मैं थोड़ा रोकना चाहूंगी, यहाँ पर लौटूंगी आपके पास में। इसी बीच तस्वीरें यहाँ पर आ रही हैं गाजियाबाद से। संजीव शर्मा की, बीजेपी के प्रत्याशी जो कि जीत गए हैं गाजियाबाद से, और उनकी सर्टिफिकेट लेते हुए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। संजीव शर्मा गाजियाबाद से जीते हैं, बीजेपी के प्रत्याशी भारी मतों से जीते हैं। देखिए गाजियाबाद हालांकि सुरक्षित सीट मानी जाती है बीजेपी के लिए, मुस्लिम बहुल्य सीट जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि गाजियाबाद में क्योंकि बीजेपी काफी वक्त से जीतती आ रही है, ऐसे में संजीव शर्मा यहाँ से जीत गए हैं भारी मतों से। अब ऐसे में उनकी जो सर्टिफिकेट लेते हुए, जीत का सर्टिफिकेट लेते हुए तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अलग ही खुशी दिखाई दे रही है सभी के चेहरों पर। वाकई में खुशी का मौका है तो खुश दिखाई भी देंगे, क्योंकि ये सिर्फ जीत आज की नहीं है बल्कि ये 2027 की परिपाटी भी तय करती है। ये जीत बहुत महत्वपूर्ण थी जो कि बीजेपी ने अपने नाम कर ली है। ऐसे में समाजवादी पार्टी को और मेहनत करने की जरूरत है, इन नतीजों से ये साफ हो जाता है। अब यहाँ पर संजीव शर्मा जो आपको दिखाई दे रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जीत चुके हैं गाजियाबाद से। अब ऐसे में जो सर्टिफिकेट है वो उनके हाथ में है और वो बताता है कि गाजियाबाद से संजीव शर्मा बीजेपी की तरफ से लड़े और वहां से उन्होंने जीत हासिल कर ली है। हालांकि यहां पर बीजेपी ने इस बार पूरी कोशिश की है कि जो जातीय सूत्र माने जाते हैं कि जातीय आधार पर उन्होंने जिस तरीके से अपने प्रत्याशियों को यहां पर उतारा था चुनावों में, वो बड़ा सोच समझ कर उतारा था, खूब मंथन हुआ था। और हालांकि कुछ अनबन की खबरें भी सामने आई थी केंद्र की और इसके साथ ही प्रदेश की, और आपस में जो नेता रहे हैं उनके बीच में अनबन की खबरें सामने आई थी, लेकिन वो सभी नकारती गई, सुलह हो गई। और जब सबने चुनाव लड़ा तो मिलकर चुनाव लड़ा, एक साथ लड़ा, सभी को जिम्मेदारी सौंपी गई। ऐसे में अब जो ये सीटें रही हैं उपचुनाव की, 9 में से 7 सीटें बीजेपी ने अपने नाम कर ली हैं और ये साबित कर दिया है कि वाकई में यहां पर कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जब बीजेपी एक रही तो सेफ भी रही और 7 सीटें जीत भी गई। तो ना सिर्फ ये जनता के लिए कारगर साबित हुआ बल्कि इनके खुद के लिए भी ये साबित हुआ है। बहरहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं, संजीव शर्मा गाजियाबाद से बीजेपी के प्रत्याशी जिन्होंने जीत दर्ज कर ली है। बता दें आपको कि गाजियाबाद में बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा जीते हैं, और वहीं फूलपुर की बात करें तो वहां पर भी बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल जीते हैं, और मीरापुर से आरएलडी प्रत्याशी मिथिलेश पाल जीती हैं। खैर सीट से बीजेपी के सुरेंद्र दिलेर जीते हैं। कुंदर की सीट से बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह आगे चल रहे हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ से बीजेपी की आशा नौटियाल जीती है। मजवा में बीजेपी प्रत्याशी सुचिस्मिता मौर्य की जीत हुई है। वहीं अब चलिए सीधी तस्वीरें अब लखनऊ की आपको दिखाएंगे, जहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं बीजेपी कार्यालय। आलोक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आलोक देखिए तस्वीरें हम यहां पर दिखा रहे थे अभी संजीव शर्मा की, गाजियाबाद से वो प्रत्याशी रहे, उन्होंने भारी मतों से जीत हासिल की। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आप बीजेपी कार्यालय के बाहर खड़े हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचने वाले हैं, पहुंच चुके हैं, और इसके साथ ही क्या कुछ जश्न की तैयारियां कर ली गई हैं वो जरा थोड़ा विस्तार से बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता भी रहा हूं कि अगर इन 9 सीटों को देखें और 7 सीटें बीजेपी जीती है, उसके लिए यहाँ पे कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जोश उमंग है, क्योंकि 24 का वो उत्सव मना नहीं पाया था। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी उतनी सीटें नहीं दे पाई थी, इसलिए हम आपको यहाँ पे दिखाएं कि किस तरह से झंडे और यहाँ पर कार्यकर्ताओं की भीड़ आ गई। बस थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे हैं और दूसरी तरफ हॉल में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और कम से कम इस जीत का जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, संगठन और कैबिनेट के जो मंत्री हैं उन सभी लोगों को प्रभारी बनाया गया था, उन सब लोगों की मेहनत ही है जिसने 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दिया है। आप ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुन रहे हैं।
अब आप ये देख ही रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा रहा है और 9 में से 7 सीटें अपने आप में ऐसे कई बिंदु हैं जिनको साफ करता है कि ओबीसी का वोट बैंक जिसे माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं बट गया है और उसे एक करने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही। 7 सीटों की जीत इस बात को साबित करती है। दूसरी बात यह है कि विपक्ष में दरार जिस तरह से सपा और कांग्रेस के बीच में अलग नजर आए, साथ में चुनाव नहीं लड़े, अलग अलग लगे, उस चीज को भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान के रूप में देखना पड़ा। और तीसरी बात यह है कि इससे 2024 में जो समाजवादी पार्टी उत्साह में थी, उमंग में थी कि उसने लोकसभा में बीजेपी को रोक लगाई, कहीं ना कहीं इन 9 सीटों के चुनाव परिणामों पे कम से कम वो विराम लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, जो उन्होंने रणनीति बदली इन 9 सीटों के लिए, आने वाले समय में वो विधानसभा के जो 27 में चुनाव होगा वो नई रणनीति के साथ इसी तरीके के परिणाम दिखा सकते हैं। तो ये 3 मुख्य बातें हैं जो कि हम इन परिणामों से देख सकते हैं और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वक्त है जश्न का, खुशी का। और दूसरी तरफ है समाजवादी पार्टी अब 2 सीटें जीत करके, और वो भी वो 2 सीटें ऐसी हैं जो कि उनके गढ़ की सीटें कही जाती हैं। इस तरह की गढ़ की सीटों को बचा लेना या उस पर जीत दर्ज करना एक राजनीतिक उपलब्धि के रूप में तो नहीं, लेकिन हाँ परंपरागत सीटें मानी जाती हैं। और ये जरूर कहा जा सकता है कि उनका जो फॉर्मूला था वो धीरे धीरे करके कामयाब होता नजर नहीं आ रहा है। उपचुनाव में जिस तरीके से ये दिख रहा था कि कहीं ना कहीं समाजवादी आलोक, एक बात और देखिए, अगर हम यहाँ पर चर्चा मुख्यतः इस बिंदु पर करें कि आखिर क्या कुछ रहा है जो कि समाजवादी पार्टी अपनी सीटें नहीं बढ़ा पाई है या जो थी उसके पास उन पर भी वो काबिज नहीं हो पाई, बहुत सारे बिंदु हैं। लेकिन इससे पहले मैं ये जरूर जानना चाहूंगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो पहुंच चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही क्या डिप्टी सीएम, अन्य बड़े चेहरे, अन्य मंत्री या नेतागण वो पहुंच चुके हैं, पहुंचने बाकी हैं? जश्न के लिए क्या कुछ चल रहा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितनी देर यहाँ बीजेपी कार्यालय में रहने वाले हैं और क्या संबोधित भी करेंगे कार्यकर्ताओं को लेकर? क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री अपने ठीक समय पे पहुंचे हैं। ये जो समय निर्धारित था, उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम हैं और खासतौर पे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, जैसे जेपीएस राठौर मंत्री भी रहे हैं, कुंदरकी के प्रभारी भी थे, वो कठिन सीट मानी जा रही थी बीजेपी के लिए, लेकिन वहां से जीत दर्ज हुई। ऐसे बहुत सारे जो संगठन के पदाधिकारी थे जिन्हें ऐसे जगहों पे लगाया गया था जो कि सीटों के मुताबिक कहीं ना कहीं मुश्किल की सीटें लग रही थी, जहां पे समीकरण बनाने की ज़रूरत थी। क्योंकि ओबीसी का खासतौर पे जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में देखा गया था कि वो बटे थे या फिर वोटों का बंटवारा नज़र आ रहा था, वो सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती था, जिसको पार पा पाना, एक नई रणनीति बनाना, ये एक मुश्किल काम था। और ये जरूर अगर कहीं तस्वीरें कुछ उलटफेर होती तो भारतीय जनता पार्टी पर बहुत सारे सवाल उठते, सरकार पे बहुत सारे सवाल उठते। लेकिन आज का मौका ऐसा है कि सवाल इस बात पे उठ रहा है कि क्या विपक्ष कामयाब होगा भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ने पे, क्योंकि 7 सीटें 9 में से वो जीत गया है। और वो बातें जो कि उन चुनाव को लेकर के 24 के बाद लगाया जा रहा था कि ओबीसी ही अब डिसाइड करेंगे, और ओबीसी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के खेमे में जाते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह का वोट डिवीजन की जो बात हो रही थी। चलिए ठीक है आलोक, आप बने रहिए हमारे साथ और नजर बनाए रखिए। बीजेपी कार्यालय के बाहर अब जश्न चल रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम की तैयारियां जो है जश्न की वो शुरू हो चुकी है। नजर हमारी लगातार बनी रहेगी और आप तक जानकारी हम यूं ही पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं बच जाएगा, जल्द हाजिर होते हैं।